हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर 20 कोचिंग सेंटर में। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 प्रत्यास्थता क्लास 11th का। ठीक है, ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 है और पार्ट सेकंड का चैप्टर नंबर ये 1 है। अगर आप एक तरफ से देखेंगे एनसीईआरटी में कुल 15 चैप्टर हैं, तो ये 10वां चैप्टर है, सेकंड पार्ट में आता है। सेकंड पार्ट को देखें तो ये पहला चैप्टर है। ठीक है, तो पहली हेडिंग है इसमें, मतलब ये चैप्टर का नाम है प्रत्यास्थता। तो इस पूरे पार्ट में हम प्रत्यास्थता के बारे में अध्ययन करेंगे और इस यूनिट का नाम है स्थूल द्रव्य के गुण। स्थूल द्रव्य के गुण यानी कि स्थूल का मतलब समझते हैं, एक सूक्ष्म होता है, एक स्थूल होता है, यानी कि एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, और मैक्रो का मतलब होता है स्थूल। स्थूल का मतलब बड़े बड़े पार्टिकल, जैसे पिंडों के बारे में बात करें या किसी वस्तु के बारे में बात करें। अगर माइक्रो का मतलब हो गया कि उस वस्तु के जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये मैक्रो है, मैक्रो का पार्ट 1 है ये। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। प्रत्यास्थता क्या चीज होती है, यानी कि इलास्टिसिटी। ठीक है, तो प्रत्यास्थता को हम ऐसे समझते हैं कि ये एक किसी वस्तु का गुण है। क्या है ये? प्रत्यास्थता क्या है? गुण है। प्रत्यास्थता को अगर हम समझें या फील करें तो ये क्या है? एक वस्तु का गुण है। जैसे आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। जैसे जड़त्व क्या है? जड़त्व भी एक नियम होता है, यानी वस्तु का एक गुण होता है। ऐसे ही प्रत्यास्थता भी एक वस्तु का गुण होता है, ये उसके अंदर होता है। यानी वस्तु के अंदर एक गुण ऐसा होता है, कैसा गुण होता है कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए। क्या लगाया जाए? बल। अब कौन सा बल होगा, अभी आगे चर्चा करेंगे। यानी अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो वह वस्तु क्या होगी, बताइएगा। अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाएगा तो वह वस्तु क्या होगी? डिफॉर्म होगी, यानी कि उसकी शेप साइज जो भी है, आकृति उसकी बदल जाएगी। अब मान के चलो कोई ये लोहे की रॉड है, आपने इस पर कोई बल लगाया, हथौड़े से अगर बल लगाया तो क्या होगी? यहाँ से ये पिचक जाएगी या ये ऐसे करके टेढ़ी हो जाएगी, यानी कि इसका रूप बदल जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने इसको खींचा तो ये लंबा हो गया। जैसे आपने एक तार होता है, तार को अगर खींचेंगे तो वो लंबा हो जाता है। तो इस प्रकार से, यानी कि अगर किसी वस्तु पर, तो कोई भी वस्तु हो सकती है, अगर आप उस वस्तु पर क्या लगाते हैं? कोई बल लगाते हैं, तो उस वस्तु का रूप कह सकते हैं, रूप बदल जाएगा, आकार बदल सकता है और उसकी आकृति बदल सकती है। यानी कि तीनों को नाम दे सकते हैं। कोई सी भी चीज उसमें जो बदल सकती है, आप देख सकते हैं कि क्या चीज में रूप, आकार, आकृति, ये सब एक ही प्रकार के होते हैं कि किसी का रूप, यानी कि अगर किसी की आकृति, आकार जो भी चेंज करना है वो कर सकते हैं इसको, यानी कि बल लगा करके। तो अगर किसी वस्तु पर बल लगा करके उसका रूप परिवर्तित कर दिया जाए, तो रूप का मतलब क्या है? उसका रूप, अगर बल लगाएंगे तो उसका रूप बदल जाएगा। तो ऐसे ही बल को, उस जो बल लगा रहे हैं उसे बोलेंगे विरूपक बल। क्या बोलेंगे? विरूपक बल। यानी कि जो यानी जिस बल के लगाने से किसी वस्तु का रूप बदल जाए, तो उस बल को बोलेंगे हम विरूपक बल। क्या बोलेंगे? विरूपक बल। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु पर क्या लगाएं? कोई बल लगाएं और उस वस्तु का रूप बदल जाएगा, तो उस बल को हम कह सकते हैं कि जी किसी वस्तु पर हमने विरूपक बल लगाया है। तो अगर क्या है कि अगर किसी वस्तु पर क्या लगाया जाए? विरूपक बल लगाया जाए, तो उस वस्तु की क्या होगी? आकृति बदल जाएगी। ठीक है, तो कोई वस्तु है, अगर इस पर विरूपक बल लगाया जाए तो इसकी आकृति बदल जाएगी। अब विरूपक बल, यानी कि इस तरीके से हम इस पर बल लगाया, ये बल कौन सा है? विरूपक बल है। ठीक है, चलो ऊपर से लगा लेते हैं, कहीं से भी लगा सकते हो जो आपकी मन करे। आपने विरूपक बल F ऊपर से लगाया तो इसका रूप बदल गया। ठीक है, अब आपने इस पर से विरूपक बल हटा लिया। क्या कर लिया?
हटा लिया। जैसे अभी आपने बल लगाया तो ये वस्तु हो गई आपकी इतनी लंबी हो गई, ठीक है। जैसे भी अगर मान खींच इधर को खींच ली, ठीक है, तो क्या हुआ, ये वस्तु लंबी हो गई या इसका जो भी रूप बदल गया। अब आपने क्या किया, बल हटा लिया। क्या हटा लिया, बल। अब आपने बल हटा लिया तो क्या होगी, वह वस्तु ज्यों के तो अपने पुराने ही रूप में आ जाए, पुराने ही रूप में आ जाए जैसे कि वो पहले थी। तो वह वस्तु का गुण क्या कहलाएगा, प्रत्यास्थता गुण कहलाएगा। ठीक है, अब एक बार दोबारा समझ लें ढंग से। अब परिभाषा क्या है इसकी, यदि किसी वस्तु पर विरूपक बल हटा लेने से, विरूपक बल हटा लेने से वस्तु अपने पुराने रूप में वापस आ जाए तो वह वस्तु प्रत्यास्थ वस्तु कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वह वस्तु प्रत्यास्थ वस्तु कहलाएगी। ठीक है, दोबारा समझ लीजिएगा, ढंग से समझ लो। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बोलना, दोबारा इस पर एक और वीडियो बना देंगे। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर। ठीक है, यानी कि प्रत्यास्थ क्या है, प्रत्यास्थ वस्तु का वह गुण है जो कि विरूपक बल लगा ले, विरूपक बल हटा लेने से क्या है, वस्तु अपने पुराने ही रूप में वापस आ जाए तो वह वस्तु प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। क्या कहलाती है, वह वस्तु प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। चलेगा, अगला देखते हैं, प्रत्यास्थ व्यवहार क्या होता है। यानी कि वस्तुओं का जो प्रत्यास्थ व्यवहार होता है वो क्या प्रकार का होता है। वस्तुओं का प्रत्यास्थ व्यवहार जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है, प्रत्यास्थ। क्या है, प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ वस्तुएं। क्या है, प्रत्यास्थ वस्तुएं। नंबर 2, अप्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ वस्तुएं। यानी कि प्रत्यास्थ वस्तुएं और अप्रत्यास्थ वस्तुएं। और तीसरी हम कह सकते हैं दृढ़ वस्तुएं। ये आपने पहले पढ़ ली है। यानी प्रत्यास्थ वस्तुएं और अप्रत्यास्थ वस्तुएं, इन्हें हम कह सकते हैं पूर्ण प्लास्टिक। क्या कह सकते हैं, पूर्ण प्लास्टिक। पूर्ण प्लास्टिक यानी कि इलास्टिक और नॉन इलास्टिक या पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं हम इसको कह सकते हैं। तो प्रत्यास्थ वस्तुएं आप जानते हैं कि अगर किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाएं और विरूपक बल लगा हटा लेने से वस्तु अपनी पुरानी स्थिति में या पुराने रूप में आ जाती है तो वह वस्तु क्या कहलाती है, पूर्ण प्रत्यास्थ कहलाती है या प्रत्यास्थ कहलाती है। और अगर यदि किसी वस्तु पर, अगर यदि किसी वस्तु पर क्या लगाया जाए, विरूपक बल लगाया जाए तो वह वस्तु अपने हटा लेने के बाद, विरूपक बल हटा लेने के बाद में वह वस्तु अपने पुराने रूप में नहीं आ पाती तो ऐसी वस्तुएं पूर्ण प्लास्टिक कहलाती हैं। जैसे गीली मिट्टी, गीली मिट्टी है, आप गीली मिट्टी को इस तरीके से फेंक के मार दो तो वो जैसे आकार में लगेगी, या उसको ऐसे करके दबा देंगे तो ऐसे ही शेप एंड साइज का बन जाएगी। तो वो यानी कि अगर हम हाथ को हटा लेंगे तो वो दोबारा नहीं आएगी। जैसे अगर आप रबर को देखेंगे, रबर को आप जो है थोड़ा सा दबा देंगे तो वो दब जाएगी, और जब आप हाथ को हटा लेंगे तो क्या होगा, वह अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेगी लगभग, अप्रत्यास्थ नहीं करेगी जैसे गीली मिट्टी। दृढ़ वस्तुएं क्या होती है, इससे पहले चैप्टर में आपने खूब अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि दृढ़ वस्तुएं क्या होती है। यानी दृढ़ वस्तु वो होती है यानी जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल लगाने के पश्चात उसके कोई से भी पार्टिकल्स हो सकते हैं या अणु कह सकते हैं या कण कह सकते हैं, उनके बीच में कोई भी विस्थापन ना हो तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाएंगी, दृढ़ वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे ये मान के चलिएगा, ये कोई गुटका है, यहाँ पे मान कर ये पार्टिकल P1 है ये वाला, और ये पार्टिकल क्या है P2 है।
आपने इस पर बल लगाया, बल लगाने के बाद में इनका जो डिस्प्लेसमेंट था जितना है उतना ही रहा। बल लगाने के पश्चात कोई भी डिस्प्लेसमेंट उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में नहीं आया, यानी कि सापेक्षिक विस्थापन कोई भी नहीं हुआ। तो ऐसे पार्टिकल्स या ऐसी ऑब्जेक्ट को, ऐसे वस्तु को हम क्या कहेंगे? दृढ़ वस्तुएं कहेंगे। क्या कहेंगे? दृढ़ वस्तुएं। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। समझ में आ गया? प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती हैं? यानी कि वह वस्तुएं जिन पर विरूपक बल हटा लेने से वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेती है, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती है? प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है। अप्रत्यास्थ जो अपनी पूर्व रूप को वापस में ना आ पाए। और दृढ़ वस्तुएं जिनके दो कणों के बीच बल लगाने के पश्चात कोई भी पारस्परिक विस्थापन नहीं होता है, तो ऐसी वस्तुएं दृढ़ वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता की सीमा क्या है? यानी कि जब आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? बल। ठीक है, अब मान के चलिएगा आप इस पर इस प्रकार से बल लगा रहे हैं, एफ बल, यानी इधर खींच रहे हैं इसके लिए। जब आप इस वस्तु को खींचेंगे तो क्या होगा? यह वस्तु खींचेगी, और आप जब इस पर से बल हटा लेंगे तो यह वस्तु क्या होगी? अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेगी। ठीक है, एक बार दोबारा समझो। ये आपकी वस्तु है, ठीक है, ए और बी। आपने बल लगाया तो क्या हुआ? ये वस्तु जो है आपकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यहां तक बढ़ गई। चलो डार्क ले लेते हैं थोड़ा सा। इतना इसमें थोड़ा सा विस्थापन हो, ये थोड़ी सी बढ़ गई, यानी बल लगाने से ये बढ़ गई। अब आपने क्या किया? बल यानी कि एफ बल हटा लिया तो इसने पूर्व स्थिति प्राप्त कर ली। ठीक है, अब आपने बल का मान थोड़ा सा और बढ़ा दिया, बल का मान थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगी? ये थोड़ी और बढ़ जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा? थोड़ी और बढ़ने के बाद में जब आपने बल हटाया तो ये अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेगी। तब क्या होगी? ये वस्तु भी क्या कहलाएगी? यानी कि सी कंडीशन भी क्या कहलाएगी? पूर्ण प्रत्यास्थ कहलाएगी। अब क्या होता है? अब अगर आपने बल का मान थोड़ा सा और बढ़ा दिया, अब यहां पर आपने जो है बल का मान और बढ़ा दिया, बल का मान और बढ़ा दिया तो क्या होगा? कौन सा बल? विरूपक बल। यानी कि अगर आपने किसी वस्तु पर विरूपक बल का मान इतना बढ़ा दिया कि वह वस्तु अब अपने पूर्व रूप में वापस ना आए, यानी कि थोड़ा सा बढ़ाया तो वापस आ जाएगी, और बढ़ाया तब भी वापस आएगी। अब इतना बढ़ा दिया कि अब वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आएगी। तो जहां से यानी कि एफ का वह अधिकतम मान, यानी कि एफ का वह अधिकतम यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होगी विरूपक बल की, विरूपक बल की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो उसके बाद में वस्तु पूर्ण प्लास्टिक कह सकते हैं, यानी कि प्रत्यास्थ नहीं रहेगी, तो वह प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रत्यास्थता की सीमा। ठीक है, एक बार और दोबारा से लिखिए। यानी कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो वस्तु एक स्थिति ऐसी आती है कि वह वस्तु अपना प्रत्यास्थ गुण खो देती है, तो वह प्रत्यास्थता की सीमा, यानी जहां के बाद वो वस्तु प्रत्यास्थता का गुण खो दे वह क्या है? प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। और वह अधिकतम मान होता है उस बल का, विरूपक बल का अधिकतम मान वहीं तक होता है। उसके बाद में आप विरूपक बल नहीं कह सकते, उस पर बल कह सकते हैं लेकिन विरूपक बल नहीं कह सकते, क्योंकि विरूपक बल क्या मतलब क्या होता है कि उसका रूप बदल देता है, लेकिन विरूपक बल हटा लेने के पश्चात वह वस्तु अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्या है? प्रतिबल। ठीक है, स्ट्रेस। ये वो वाला स्ट्रेस नहीं है तो स्ट्रेस, लेकिन दिमाग का स्ट्रेस यानी बॉडी का स्ट्रेस अलग होता है, और ये स्ट्रेस भी होता है लेकिन ये वस्तुओं में स्ट्रेस होता है। मतलब आप अपने दिमाग में स्ट्रेस बैठा लो, ठीक है, वो दिमाग वाला स्ट्रेस नहीं है कि जी आज हम बहुत स्ट्रेस में, आज हमारी बॉडी बहुत स्ट्रेस में है, वो स्ट्रेस नहीं है। क्योंकि ठीक है, तो यानी कि चलिएगा, इस प्रतिबल क्या होता है? देखो, विज्ञान में ज़्यादातर
अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो आप संधि विच्छेद करने से आपको बहुत जो है परिभाषा अपने आप पता चल जाएगी, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, सब परिभाषा आप अपने आप निकाल लेंगे कि इसके क्या प्रकार। ठीक है, तो देखिएगा ये क्या लिखा, प्रति और बल। ठीक है, दो शब्द लिखे हुए हैं, जैसे आपने एक शब्द पढ़ा होगा अनुकूल, अनुकूल और प्रतिकूल। ठीक है, तो अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब क्या है? अनुकूल का मतलब होता है उसी की दिशा में, अनुकूल क्या, अनुकूल धारा की दिशा के अनुकूल, हवा के दिशा के अनुकूल। तो अनुकूल होता है उसी की दिशा में। ठीक है, उसी अनु का मतलब क्या होता है? उसी की दिशा में, और प्रति का मतलब होता है विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बल, क्या है यहाँ पर? बल है। ठीक है, तो प्रतिबल का मतलब है कि जो बल के, जो हमने बल लगाया है उसके विपरीत दिशा में। जैसे ये कोई आपकी वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है आपकी, आपने इस वस्तु को इधर खींचा, आपने इस वस्तु को इधर खींचा, यानी कि F, यानी कि बल लगाकर, क्या लगाकर? बल लगाकर। ठीक है, बल लगाकर, F बल लगाकर आपने किसी वस्तु को खींचा। ठीक है, तो क्या होगा इसके? अब इस किसी भी वस्तु का क्या गुण होता है बताओ? वस्तु का एक गुण, उसके अंदर एक ऐसा गुण होता है जो कि उस वस्तु को अपनी पूर्व स्थिति में लाने की कोशिश करता है। क्या करता है? अपनी पूर्व स्थिति में लाने की कोशिश करता है। यानी कि अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाएंगे, जैसे आपने देखा होगा कि जड़त्व का नियम क्या है, अगर आप किसी की अवस्था में परिवर्तन लाने का, अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो उसका जो विरोध करता है उस गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ऐसा ही क्या है कि इस वस्तु के अंदर भी एक ऐसा गुण होता है, अगर आप उस पर बल लगाएंगे तो बल लगाने से उसकी आकृति या रूप में परिवर्तन होगा, तो वस्तु क्या करेगी? अपने रूप में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। तो विरोध कौन करता है? जितना आप उस पर बल लगाएंगे उसके बराबर विपरीत दिशा में एक बल लगेगा। क्या लगेगा? विपरीत दिशा में एक बल लगेगा, बिल्कुल परमाणु में बराबर होगा। इसी बल को हम क्या कहेंगे? प्रतिबल। क्या कहेंगे? प्रतिबल। हमने कौन सा बल लगाया है? हमने ये वाला बल लगाया है। कौन सा बल लगाया है? ये वाला बल लगाया है। ठीक है, तो इसके विपरीत दिशा में, अभी हमने बताया था कि अनुकूल का मतलब उसकी दिशा में और प्रतिकूल का मतलब उसके विपरीत दिशा में। ऐसे यहाँ पे बल हमारा नीचे की ओर लगा हुआ है और प्रतिबल क्या होगा? उसके जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा। तो उसके बराबर और विपरीत दिशा में लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल। तो इसका मतलब क्या है? ये जैसे हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो बल लगा करके क्या करेंगे? नीचे की ओर इसकी रूप बदलेंगे। तो प्रतिबल क्या करेगा? इसको रूप को बदलने के लिए, यानी कि मना करेगा, भाई रूप मेरा मत बदलो। कौन सा कौन मना करेगा? प्रतिबल मना करेगा जी के अब मेरा रूप मत बदलो। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि बल का मान इतना बढ़ जाता है कि, यानी कि बल का मान इतना बढ़ जाएगा कि उसके अंदर प्रतिबल का गुण जो समाप्त हो जाएगा, प्रत्यास्थता गुण समाप्त हो जाएगा, वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो प्रतिबल समझ में आ गया? प्रतिबल क्या है? प्रतिबल यानी कि बल के विपरीत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल। या इसको हम कह सकते हैं प्रत्यानयन बल। क्या कह सकते हैं? प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या करता है? आपने पहले पढ़ चुके हो। प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिबल। प्रत्यानयन का मतलब क्या? अंग्रेजी अगर करें तो रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब रीस्टोर करना, जहां पहले थी वहीं पर लाना, रीस्टोर फोर्स उसे बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने बल लगाया तो इसके अंदर एक ऐसा बल मौजूद है या एक ऐसा गुण मौजूद है जो उसको रीस्टोर करेगा। जब उसका रूप बदलने के लिए भी बल लगाना पड़ेगा तो उसका रूप वहां पर ही ले जाने के लिए, उसकी पूर्व अवस्था में ले जाने के लिए भी एक बल लगाना पड़ेगा। उस बल को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल।
और प्रत्यानयन बल को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिबल। क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? प्रतिबल की परिभाषा हो सकती है इस प्रकार से, हम कह सकते हैं कि S बराबर F अपॉन A, ये इसका फॉर्मूला है प्रतिबल का। तो F क्या है? बल है। और A क्या है? और ये तो बल है, ये वाला बल जो लगाया गया है, ठीक है। और ये क्या है? उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यानी ऐसा कह सकते हैं हम इसको, परिभाषा कैसे बनाएंगे कि S बराबर F कब? कब है? जब A बराबर क्या है? 1 मीटर स्क्वायर। क्या है? 1 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या परिभाषा बनेगी कि प्रति एकांक, इसका मतलब क्या होगा? प्रति एकांक, जैसे F बट्टे 1, तो प्रति एकांक ये होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबल। परिभाषा बना लो, यानी कि S बराबर F अपन, ये फॉर्मूला होता है। हमने जब A बराबर क्या रख दिया? 1, तो क्या हो जाएगा? F बट्टे 1 बराबर F, तो S बराबर क्या हो गया? F। तो F क्या है हमारा? किसी वस्तु पर लगाया गया बल। तो अब ये कंडीशन क्या है कि F प्रतिबल कब होगा? F प्रतिबल जब होगा जब हम एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगाएंगे तो वो किसके बराबर होगा? उसके प्रतिबल के बराबर होगा। चलिएगा अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब है विकृति। एक मिनट। अब प्रतिबल जो होता है, प्रतिबल भी 3 प्रकार का होता है। क्या होता है? प्रतिबल 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। नंबर 1 अनुदैर्ध्य प्रतिबल, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरा है, यानी कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल, पहले इसी को बता देते हैं। चलो, अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल ये होता है कि जब किसी वस्तु पर लंबाई की दिशा में बल लगाया जाता है तो उसके रूप में चेंजिंग होगी। तो ऐसे प्रतिबल को, जब प्रतिबल उत्पन्न होगा तो ऐसे प्रतिबल को हम क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है। दूसरा है आयतन प्रतिबल। आयतन प्रतिबल, या इसको बोल सकते हैं अविलंब प्रतिबल। अविलंब प्रतिबल, यानी कि आयतन प्रतिबल का मतलब अविलंब प्रतिबल। ठीक है। आयतन प्रतिबल को हम क्या कह सकते हैं? अविलंब प्रतिबल कह सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई वस्तु है या कोई भी, जैसे ये अविलंब प्रतिबल ज्यादातर गैस अथवा द्रव में लगता है, ये और ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। गैस अथवा द्रव, इसमें ज्यादा ठीक रहेगा, समझ में आएगा आपको। ठीक है। गैस अथवा द्रव में आप सोचेंगे थोड़ा, लग तो ये ठोसों में भी सकता है क्योंकि तीनों में लगता है, लेकिन गैस अथवा द्रव में ज्यादा ये समझ में आ जाएगा आपके अच्छी तरीके। जैसे एक बर्तन में आपने क्या भर रखी है? गैस भर रखी है। क्या भर रखी है? गैस। अब यहां पर क्या है? ये आपका कोई पिस्टन है। ठीक है। ये पिस्टन है, इसका वॉल्यूम क्या है? V है। क्या है? वॉल्यूम V। अब आपने क्या किया? अब आपने किया कि इस पर F बल लगाया।
क्या लगाया, एफ बल नीचे की ओर लगाया, नीचे की ओर दबाया आप एफ बल से, ठीक है। आपने एफ बल लगा करके नीचे की ओर दबाया, तब क्या होगा, इसका आयतन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आयतन कम हो जाएगा। इसका क्या होगा, आयतन कम होगा, ठीक है। तब इसके आयतन में कमी आएगी, तब एक विपरीत, भाई हमने प्रतिबल की क्या परिभाषा बताई कि बल के विपरीत जो प्रतिबल लगता है उस बल को प्रतिबल कहते हैं। और वह बल क्या करता है, वो रिस्टोर करने की कोशिश करता है कि पहले जैसे उसका रूप था ऐसा ही रूप लाने की कोशिश करता है, तो उस बल को हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। और प्रत्यानयन बल को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिबल। तो जैसे एफ बल लगा करके इसको नीचे को दबाया तो क्या करेगा, एक नीचे से बल जो प्रत्यानयन बल है क्या करेगा, अब यहां पर आ गया ना वो ए, यहां पर आ गया जब, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी डैश, ठीक है। जब आपने एफ बल लगाया तो इसका वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम वी डैश हो गया। तो अब आपका पिस्टन कहाँ गया, यहाँ आ गया। तो एक नीचे से बल लगेगा, यानी इसके अंदर से एक बल लगेगा, तो क्या करेगा, वो ऊपर की ओर बल यानी उस बल के विपरीत करेगा। क्योंकि प्रत्यानयन बल क्या करता है कि अपनी आकृति में या अपनी अवस्था में या अपने रूप में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो क्या करेगा, ये उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, जहां पर पहले था पिस्टन वही लाने की कोशिश करेगा। क्योंकि रिस्टोर होता है, रिस्टोर फोर्स बोलते हैं उससे प्रतिबल को, ठीक है। इसीलिए आयतन प्रतिबल कहा गया था, क्योंकि ये आयतन को ही सबसे ज्यादा आयतन को ही कम करेगा। तो आयतन को कम करेगा तो इस बल को क्या, इसलिए हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिबल। और अविलंब प्रतिबल इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि बल बिल्कुल आपको अविलंबवत लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बल आपको अविलंबवत लगाना ही पड़ेगा। तो अविलंबवत जो बल होगा, तो अविलंबवत प्रतिबल तो आप समझ गए कि बल के विपरीत बल को प्रतिबल कहते हैं। लेकिन अविलंब इसलिए आएगा क्योंकि यहां पर बल आपको अविलंबवत ही लगाना पड़ेगा। अगर आपने अविलंबवत बल नहीं लगाया तो आपको प्रतिबल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, कि जैसे आप एक बाल्टी ले लें, क्या ले लें, एक बाल्टी ले लें। बाल्टी में आप क्या करेंगे, एक कोई प्लेट ले ले, ठीक है, एक प्लेट ले लो। अब आप इस प्लेट को आप ऐसा कर सकते हैं कि ये प्लेट इसके साइज की ले लो। चलो एक घर जा करके अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके देखना। आप एक बर्तन ले लिया, यानी कि उसमें जल भरा हुआ है, जल भर ले, पानी भर लो, यानी कि आपने एक प्लेट रख ली, तो प्लेट क्या उसके ऊपर तैरेगी। अब आप एक काम करना, आप एक साइड से थोड़ी सी तिरछे ऐसे करके बल लगाना, ठीक है। ऐसे करके बल लगाओगे तो क्या होगा, इसका आयतन घटेगा ना बढ़ेगा, यानी कि ये जो है क्या करेगी, ये इस तरीके से ऐसे करके हो जाएगी, एक तरफ से टेढ़ी हो जाएगी। करके देख लेना, 101% टेढ़ी ही होगी, ठीक है। अब अगर आप क्या करते हैं, अगर आप अविलंबवत बल लगाते हैं, अगर इस प्रकार से बल लगाते हैं, तो यह प्लेट नीचे की ओर दबेगी। क्या होगी, नीचे की ओर दबेगी, तब इसके आयतन में कमी आएगी। तो आगे ना, जब अविलंबवत होगा, अविलंबवत होगी तो आयतन में कमी होगी, इसीलिए इसको आयतन प्रतिबल या अविलंबवत प्रतिबल कहते हैं। तीसरा है, तीसरा कौन सा है, तीसरा है अपरूपण, अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल। अपरूपण प्रतिबल क्या है, इसको आप बोल सकते हैं स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल,
आयतन प्रतिबल को अविलंब प्रतिबल भी बोल सकते हैं, अपरूपण प्रतिबल को आप स्पर्श रेखीय प्रतिबल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप देखो, इससे आप बहुत अच्छी के समझे, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय यानी कि अगर किसी वस्तु पर हम इस प्रकार से बल लगाएं कि यानी उसकी स्पर्श रेखा के अंदर से अगर बल लगाते हैं तो वह बल क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखीय बल कहलाएगा। और उस बल के विपरीत जो प्रत्यानयन बल होगा वो क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। कैसे, आप घर पे प्रैक्टिकल करके देखना, एक मोटी बुक ले लेना, ठीक है, आप मोटी बुक पर साइड से थोड़ा ऊपर, उसके ऊपर की दिशा से थोड़ा सा बल लगाना, तो बल लगाने से क्या होगा, जैसे आपकी किताब है, ठीक है, ये ऐसे करके इसमें पेज है, तब आपने यहां पर बल लगाया, क्या लगाया, यहां पर बल लगाया, तो ये इसकी साइज क्या हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी, यानी कि ए बी जो कि तो रहेगी, लेकिन सी और डी कहाँ आ जाएगी, सी डैश और डी डैश पर आ जाएंगी, कहाँ जाएगी, सी डैश और डी डैश पर आ जाएंगी नीचे वाले की। तो इस आकृति का जो परिवर्तन होता है, तो जिस बल के कारण होता है उस बल को हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, यानी कि जिस बल के विरुद्ध प्रत्यानयन। ठीक है, अगर आप कोई भी स्पर्श रेखा के अंदर बल लगाएंगे तो उसके विपरीत जो प्रतिबल होगा उसे हम स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। तीनों बल प्रतिबल समझ आ गए, यानी कि अंधर्य प्रतिबल, आयतन प्रतिबल या अविलंब प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल या कह सकते हैं आप स्पर्श रेखीय प्रतिबल। चलते हैं नेक्स्ट। ऐसे ही विकृति है, क्या है, विकृति। तो विकृति का मतलब क्या है, विकृति का फॉर्मूला क्या है, विकृति होती है यानी कि किसी वस्तु के आयतन में यानी किसी वस्तु के रूप में होने वाले परिवर्तन, यानी कि जो जैसे कोई वस्तु है, ये वस्तु आपने इस पर बल लगाया, क्या लगाया, बल, तो इसके रूप में क्या है, परिवर्तन आ जाएगा, इसके रूप में क्या होगा, आएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो जो परिवर्तन आएगा यानी कि उसका रूप बदल जाएगा, यानी इसको कहते हैं हम विकृति। तो विकृति इसका मतलब क्या, भिन्नात्मक परिवर्तन कह सकते हैं आप इसको। भिन्नात्मक परिवर्तन क्या मतलब क्या होगा, अगर ये लंबाई क्या है, एल है, और इसकी लंबाई होगी अब कितनी होगी, कुछ यानी 1.5 एल हो गई, 1.5 गुनी होगी। तो जो भिन्नात्मक परिवर्तन हुआ इसमें, उसको ही हम क्या कहेंगे, विकृति। क्या कहेंगे, विकृति, यानी कि किसी वस्तु के रूप में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, विकृति। विकृति भी 3 प्रकार की होती है। क्या प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। नंबर 1 अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। नंबर 2, जैसे आपने ये देखा अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तो क्या है, अनुदैर्ध्य विकृति। ऐसे ही क्या होगा, आयतन प्रतिबल या अविलंब प्रतिबल, तो यहां पर क्या होगा, आयतन विकृति, आयतन विकृति या कह सकते हैं अविलंब विकृति। तीसरा, ऐसे तीसरा क्या होगा, अपरूपण प्रतिबल। तो अपरूपण प्रतिबल क्या होगा, अपरूपण विकृति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अपरूपण विकृति या अपरूपक विकृति कह सकते हैं। ठीक है, तो अपरूपण ही शब्द आप रखिएगा, अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति। ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब क्या होता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, मतलब किसी की लंबाई में, इसकी लंबाई कैपिटल एल है और इसकी लंबाई हो गई बढ़ करके इतनी। ठीक है, तो जितनी इसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ तो उसे कहेंगे हम अनुदैर्ध्य विकृति। इसका फॉर्मूला क्या है, जितनी इसकी लंबाई वृद्धि होगी, मान के चलो एल, तो
इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल एस बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। क्या हो जाएगा, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल हो जाएगा। ऐसे ही आयतन विकृति है, मान के चलो ये कोई वस्तु है, इसमें कोई गैस भरी हुई है, आपने इस पर अवलंब प्रतिबल लगाया तो क्या होगा, इसका आयतन पहले v था, अब घट करके v डैश हो गया, और कितना घटा, डेल v घट गया। क्या घट गया, डेल v परिवर्तन आ गया, यानी कि पहले v था अब v डैश हो गया, यानी कि कुछ घटेगा, क्योंकि जब अवलंब प्रतिबल इसको दबाएंगे तो क्या होगा, आयतन घटेगा। कितना आयतन घट गया, डेल v। तो स्मॉल एस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन कैपिटल वी। पहले आयतन क्या था, वी था, अब घट करके कितना हो गया, कितना घटा, डेल वी। माइनस इसीलिए चिन्ह आया क्योंकि इसका आयतन घटा है। ऐसे ही अपरूपण विकृति, ठीक है। अपरूपण विकृति का मतलब क्या है कि जब किसी वस्तु पर स्पर्श रेखीय उस पर क्या है, बल लगाया जाए। क्या लगाया जाए, बल लगाया जाए, ठीक है। तो अभी हमने एक चित्र बनाया था इस प्रकार से, जैसे कोई वस्तु पहले इस प्रकार है और फिर आपने क्या है, इस पर बल लगाया, तो इस वस्तु की क्या है, इस प्रकार से ऐसे करके इसकी वस्तु की स्थिति ऐसे हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये ए और ये बी और ये सी और ये डी पहले कहाँ था, यहाँ था डी डैश। ये पोजीशन बन रही है इसकी। ऐसे ही ये सी था, ये सी डैश हो गया, ये डी डैश हो गया। ठीक है, क्या हो गया, डी डैश, ठीक है। तो ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा थीटा, ये इतना इसमें चेंज हुआ तो अपरूपण विकृति होती है टेन थीटा के बराबर। क्या होगी, टेन थीटा के बराबर। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है, मान लो ये आपकी इसमें डेल एक्स परिवर्तन हुआ है, यानी कि ये डेल एक्स विस्थापित हुई है इधर को, तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स बट्टे इसकी लंबाई कितनी मान लो आपने, एल मान ली या कोई भी मान सकते हैं। तो ये अपरूपण विकृति का फॉर्मूला क्या है, ये होगा डेल एक्स बट्टे एल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। हुक का नियम क्या है, लास्ट हेडिंग है इस, यानी कि इस वीडियो की ये लास्ट पॉइंट है, हुक का नियम। तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि हुक्स लॉ ये कहता है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, यानी कि जब पूर्ण प्लास्टिक हो जाती है, जब प्रत्यास्थता की सीमा आ जाती है, उसके बाद क्या है, अगर कितना ही बल लगा लो तो वह बल वस्तु पर लगाने से उसकी वस्तु की पूर्व अवस्था में नहीं आ पाएगा। तो इस ऐसी अवस्था को क्या है, पूर्ण प्लास्टिक कहते हैं। तो हुक का नियम सिर्फ प्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए ही एप्लीकेबल है और अदर वस्तुओं के लिए नहीं है। तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत क्या है कि प्रतिबल अनुक्रमानुपाती होता है विकृति के। क्या होता है, प्रतिबल अनुक्रमानुपाती होता है विकृति के। सीधा सीधा मतलब ये, प्रतिबल का मतलब क्या, बल लगाने से उसके रूप में परिवर्तन, और जितना उस पर बल लगाएंगे उतना उसके रूप में परिवर्तन होगा। सीधी सी बात है, प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है विकृति के। प्रतिबल, ठीक है। तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, ई विकृति, या इसको हम कह सकते हैं कि ई बराबर प्रतिबल बट्टे विकृति।
ये एक फॉर्मूला बन जाता है कि प्रतिबल ई, जहाँ भाई क्या है, लिख लो, जहाँ ई क्या है, ई प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता गुणांक है। क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक है। क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक। इस प्रकार प्रत्यास्थता गुणांक भी 3 प्रकार का होता है, क्योंकि देखो ये हो गया प्रत्यास्थता गुणांक। जब प्रतिबल विकृति हमारे 3 प्रकार की है, तो प्रत्यास्थता गुणांक भी हमारा कितने प्रकार का होना चाहिए? 3 प्रकार का। ठीक है, तो हुक का नियम क्या है, एक बार दोबारा सुन लेंगे। यानी प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है विकृति के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? विकृति की होता है। ठीक है, तो इसका अगर ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। एक सरल रेखा प्राप्त होगी। क्या होगी? सरल रेखा। यहां पर क्या लिया आपने? प्रतिबल लिया है, और यहां क्या लिया आपने? विकृति। तो क्या होगा ये? या ऐसा भी कर सकते हैं आप कि यहां पर अगर आपने क्या ले लिया? विकृति ले ली, तो यहां पर आप क्या ले लेंगे? प्रतिबल ले लेना। कोई सी अक्ष पर कोई सा ले सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है अगर ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो प्रतिबल विकृति क्या है? इसका ग्राफ का एक सरल रेखा होगा। क्या होगा? सरल रेखा प्राप्त होगा। तो जब तक सरल रेखा प्राप्त होगी, विकृति और प्रतिबल के ग्राफ में जब तक सरल रेखा प्राप्त होगी, तब तक वो प्रत्यास्थता की सीमा होगी। जैसे ही अगर ये टेढ़ी हो जाए या कहीं मुड़ जाए, ज्यादा मुड़ जाती है, तो वहीं पर इसका प्रत्यास्थता का गुण खत्म हो जाता है। तो ये है आपका हुक का नियम। ठीक है, अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के। इसका जो आगे का होगा, आगे का यानी कि हुक का नियम के बाद क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक होंगे। 3 प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस पे कुछ न्यूमेरिकल है, वो इस वीडियो के बाद ही इस पर न्यूमेरिकल यानी कि प्रतिबल वगैरह पर जो है वो न्यूमेरिकल हम इस पर बता देंगे। धन्यवाद।